Hello dear student, welcome back to SKVP. SKVP calls Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel, and once again I want to say you all are most heartily welcome to the official YouTube channel for SKVP. तो बच्चों आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, जो हम आपसे बात करने वाले हैं, वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को ये बताने वाले हैं कि आज आपका यूनिट फर्स्ट का जितना भी टॉपिक आता है उसको हम एक लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को, जिसमें रविंद्रनाथ जी का योगदान है, और फिर उसमें भावनी भट्टाचार्य का मैंने सिलेबस में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके SKVP के इस YouTube चैनल में उसको बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि SKVP यानी कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रेगुलर बेसिस पे ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो बच्चे बिना लेट किए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, हम देखते हैं कि BA फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर 2025, और अगर हम बात करें तो ये हमारा NEP 2020 से लिया गया है। किससे लिया गया है बच्चों? NEP 2020। NEP आपको पता ही होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो बच्चों देखेंगे हम ये, अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये हमारा किस यूनिट की बात करता है, तो आपको पता होगा कि हमने सिलेबस में डिस्कशन किया था कि हमें 8 यूनिट पढ़ने हैं, और 8 यूनिट में हमने देखा था कि सबसे पहला यूनिट जो हमारा था वो क्या था? इंग्लिश लिटरेचर एसे, और जिसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। ये है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हमारे जितने भी टॉपिक आते हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, तो देखेंगे इसमें कि द सीड ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि हम इसको एक अच्छे तरीके से और एक शानदार तरीके से देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, अगर आपको हमारे बोलने से समझ में नहीं आएगा तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आपको देख के मज़ा भी आया होगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे बच्चे। तो देखेंगे कि द सीड ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाज द सोन ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ द सीड हैज एन एवरग्रीन ट्री। अगर हम बात करते हैं कि फ्लावर्स, राइप फ्रूट्स, यानी कि एक बीज के, एक फल के, और बहुत सारे नेटिव पीपल के बारे में ये क्या कह रहा है, हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर ऐसे है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो पहले आप इसको रीड करेंगे। इसको रीड करने के बाद अब हम चलते हैं कि ये हमारा 1 पेजेस बाय 1, और अब हम इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंग्लिश में इतना सारा लिखा हुआ है ये क्या कहना चाह रहा है, इसका ट्रांसलेट क्या है, इसका हिंदी क्या है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, और अक्सर देखा भी जाता है कि हम इंग्लिश के टॉपिक को ऐसा रख देते हैं और अपनी जुबान से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और बच्चों को एक प्रॉपर नोट्स भी नहीं बना मिलता है कि बना ले वो। तो देखेंगे कि जो हमारा लिटरेचर है ये ऐसे का, उसमें कह रहे हैं कि अंग्रेजी में जो भारतीय लेखन का एक बीज है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेखन का जो बीज है भारत के शासन में, आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि इंग्लिश वाज द सोन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही की बात कर रहा है ये कि अंग्रेजों ने भारतीय लेखन का बीज भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो बोया था वो क्या था? यह बीज क्या था? एक सदाबहार वृक्ष था। यह एक सदाबहार वृक्ष था, और सुगंधित फूलों, यानी कि सुगंधित जो फूल होते हैं, यानी कि फ्लावर्स होते हैं, और यानी कि बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स रहते हैं, पके हुए फ्रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है कि इसमें विकसित हो चुका है। इस हिस्से में, यानी कि इस भारतीय लेखन में अगर हम बात करें तो भारत के ब्रिटिश शासन की बात हो रही है। भारत के ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्या हुआ था? सीडिंग किया गया था, और यह एक सदाबहार वृक्ष के माध्यम से। अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं और कहेंगे कि इन फलों का स्वाद कैसा था, तो देखेंगे कि ना कि ये फल की बात कर रहा है, ये कह रहा है भारतीय लेखन के आधार पे। तो जब हम फलों के स्वाद की बात करेंगे तो यह केवल देसी लोग ले रहे हैं। कौन से लोग लेते हैं? देसी लोग लेते हैं, बल्कि विदेशी लोग इन्हें क्या करते हैं? चबाकर पचा लेते हैं। चबाकर क्या करते हैं? पचा लेते हैं। लेकिन अगर इसके हम देखभाल की बात करें तो देखभाल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि देखभाल जो हमारी होती है वो छटाई और पोषण के बाद ही संभव होता है। जैसे आप खेत में बीज बोते हैं तो क्या होता है कि वो बड़े होते हैं, तो जब हम उसकी देखभाल करेंगे तभी ना उसका, और सही पोषण देंगे तभी ना पौधा बड़ा होगा।
और फिर इसमें अगर हम एशे की बात करें, ये खेती की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है भारतीय लेखन, जो ब्रिटिश शासन था अंग्रेजों के द्वारा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखेंगे कि यह निरंतर क्या हो गया था कि इसमें कुछ पके फल थे, कुछ सदाबहार वृक्ष थे, सुगंधित फूल थे, और अगर हम इनके देखभाल की बात करते हैं तो ये छटाई और पोषण के बाद ही संभव हुआ था। अब हम चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बाद में, है ना, कि उन्होंने क्या योगदान दिया था, अरविंदो जी जो थे उन्होंने क्या योगदान दिया था। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के एस्से में बहुत ज़्यादा योगदान वाले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे। सबसे पहले तो आर के नारायण जी आ जाते हैं, राजा राव जी आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही माली थे जो अंग्रेजी में क्या किए थे, भारतीय लेखन का आविष्कार कह सकते हैं। तो जब हमने देखा आगे चल करके कि आधुनिक समय में इसकी रखवाली कौन करता था, आधुनिक समय में यानी कि माली को हमने क्या बताया कि माली हमारे कौन कौन थे। माली हमारे थे जैसे टैगोर जी हो गए, श्री अरविंदो जी हो गए, आर के नारायण जी हो गए, राजा राव जी हो गए। कुछ ऐसे माली थे जो दिन रात एक करके उनकी देखभाल करते थे। आधुनिक समय में इसकी रखवाली कई लेखक कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट की बात हो रही है उसमें बहुत सारे लेखक हैं जो उसकी रखवाली कर रहे हैं। पहले इन लोगों का योगदान था, आज कुछ और लोगों का योगदान है, और इस देख रेख करने की वजह से दुनिया भर में बहुत सारे पुरस्कार और उनको क्या मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, प्रेजिंग मिल रही है। अगर हम इसी क्रम में बात करें तो भारतीय अंग्रेजी साहित्य जो हमारा है भारतीय लेखन के दुर्लभ रत्नों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, भारतीय दुर्लभ रत्नों को प्रदर्शित करता है। और यह क्या है, एक हॉनेस्टी, यह एक हॉनेस्टफुल प्रयास है। और अगर हम इसी क्रम में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यह एक विलक्षण यानी कि जो प्रतिभा होती है वह क्रमिक उद्भव से, किस उद्भव से, क्रमिक उद्भव से ये भारतीय लेखन में भारतीय संस्कृत का स्वर एक नया रूप बन गया है। क्या बन गया है, स्वर एक नया रूप बन गया है। और भारतीय लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार स्वतंत्रता पूर्व काल से ही विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक बाजार में भारतीय दे रहे थे। तो बच्चे और हम आगे चलेंगे तो देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि भारतीय अंग्रेजी जो साहित्य ने विश्व के साहित्य में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त कर लिया है। भारतीय अंग्रेजी लेखन में विविध विषयों पर विचार किया जाता है। और इसी में आगे अगर हम मेन पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट में हमें मिल जाएगा कि भारतीयों के जीवन के चित्रण के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक मूल्य और यहाँ तक कि भारतीय इतिहास को भी प्रतिबिंबित करता है। तथा फिलहाल में ही भारतीय अंग्रेजों ने क्या किया था, उपन्यास आधुनिक परिस्थितियों के भारतीय अनुभव को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लैंड और अमेरिका, कौन कौन से कंट्री हैं हमारे, इंग्लैंड और अमेरिका ऐसे आलोचक और टिप्पणीकार हैं जो भारतीय अंग्रेजी उपन्यासों की सराहना करते हैं। और इसमें जो एक प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या कहा था, उनका नाम क्या था, प्रोफेसर एम के, प्रोफेसर एम के, वेट अ मिनट, प्रोफेसर एम के नाइक। प्रोफेसर एम के नाइक ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय उपहार है। अंग्रेजी शिक्षा का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय उपकार है। और हम जब सेकंड में चलेंगे, सेकंड पेज पे हम चलते हैं तो देखते हैं कि टू इंडिया द प्रोज फिक्शन ऑफ द थ्रो इंडिया ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाउंटेन हिस्ट्री हेड ऑफ स्टोरी टेलिंग द नॉवेल्स, यानी कि इसका जो सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ड लिटरेचर है, क्रिएटिविटी लिटरेसी है और वर्क जनरेटेड इसका जो है मूवमेंट बीइंग फॉर फ्राइड कर सकते हैं इसको। और इसके जो मतलब इन्वॉल्व जो चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे नॉवलिस्ट हो गया, नेशनलिज्म हो गया, और इसके कुछ वर्क हो गए, कुछ हाँ जैसे कुछ इसके रेंजेस हो गए, कुछ इशूज हो गए, कुछ नॉवलिस्ट हो गए, ओवरकम ऐसा करके दिया गया है। तो देखेंगे इसके मेन चीज़, जैसे यहाँ पे इनर क्रिएटिव हो गया, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके लाइक्स और इसके नॉवलिस्ट, ये सब तो हमने बताया है। इसके लैंग्वेज हो जाएंगे, इसके इंडीड हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। और इसका जब हम हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे तो हिंदी ट्रांसलेट में कुछ इस तरीके से कहा गया है। जब हिंदी ट्रांसलेट हम इसका देखेंगे तो कुछ हिंदी ट्रांसलेट में इस तरह है कि जैसे भारत के लिए उपन्यास क्या है, एक गद्य कथा होता है। भारत के लिए उपन्यास क्या होता है, एक गद्य कथा होता है। भारत के लिए उपन्यास एक गद्य कथा होता है।
बात के लिए उपन्यास एक गद्य कथा होता है, क्योंकि यद्यप क्या होता है कि यह संभवतः एक स्रोत था, पहले क्या था, एक स्रोत था, फिर आज क्या हो गया, एक उपन्यास जिसे हम जानते हैं। पहले यह एक स्रोत का माध्यम था और आज यह क्या है, एक उपन्यास जिसे हम जानते हैं। और यह क्या था, पश्चिम से आयातित था। किससे था, पश्चिम, पूर्व की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पश्चिम की बात हो रही है। और विश्व साहित्य में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। मुक्ता भारतीय उपन्यास ने जो थे अंग्रेजी में रचित, भारतीय उपन्यासकार जो थे हमारे, वो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ था उसको क्या किए थे, रचनात्मक साहित्य कृतियों के कारण उनकी रचना किए थे। और उनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ें थी, उनकी रचनाओं में हम अगर देखेंगे तो उनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक यथार्थवाद, व्यक्तिगत चेतना आदि विविध मुद्दों पर चिंतन और विचार विमर्श किया गया। उपन्यासकारों के अपार योगदान से इस साहित्यिक आंदोलन को बल मिला और इसने विश्व कथा साहित्य में एक उल्लेखनीय शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह उन उपन्यासकारों द्वारा संभव हुआ जिन्होंने अपनी आंतरिक रचनात्मक आकांक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये बातें हो गई, और इसी में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि भाषा की जो जटिलताएं होती हैं, उसकी जो निपुणता होती है वो किस तरह होती है। उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के रंगों और स्वादों को आत्मसात करने के लिए एक विशिष्ट शैली की जरूरत होती है, जिसे किसने किया था, राजा राव जी ने किया था। और कौन से सन में किया था, यानी कि कौन सी ईयर की बात अगर करेंगे तो 1938 यानी कि 1938 में अपने उपन्यास जिसका नाम था कंठपुरा की प्रस्तावना, क्या नाम था, हम देख लेंगे यहाँ पे, 1938 में अपने उपन्यास कंठपुरा की प्रस्तावना में अंग्रेजी के प्रयोग के पक्ष में तर्क दिया था, लेकिन अंग्रेजी की भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाल दिया गया था। जैसे जो अंग्रेजी है वो हमारे लिए क्या है, विदेशी भाषा नहीं है। क्या राजा राव जी ने अपना मत दिया कि अंग्रेजी जो है हमारी विदेशी भाषा नहीं है, या हमारी बौद्धिक रूप को क्या है, बौद्धिक स्वरूप की भाषा है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारा जो मदर टंग होता है, जो जहाँ जिस कंट्री से बिलोंग करता है, मदर टंग उसका वही होता है, यानी कि मातृभाषा उसकी वही होती है। जो हम उसके अलावा, जैसे हमारा मदर टंग हिंदी है, इसके अलावा हम पंजाबी, गुजराती, अरबी, है ना, फारसी, इंग्लिश जो भी देखते हैं वो हमारे क्या होता है, बौद्धिक स्वरूप को पहचानता है, यानी कि बौद्धिक स्वरूप की क्या करती है, एक भाषा होती है। जैसे पहले संस्कृत या फारसी हुआ करती थी, अभी हमने बताया कि जैसे इसके पहले क्या हुआ करता था, जिसे पहले संस्कृत हुआ करता था, फारसी हुआ करता था, लेकिन हमारे भावनात्मक स्वरूप की या क्या करते थे, सहज रूप से द्विभाषी लैंग्वेज होते थे, सहज रूप से द्विभाषी लैंग्वेज होते थे। अगर हम इसी में कह सकते हैं कि हम में से कुछ लोग हैं जो अपनी भाषा और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। जैसे हम अपनी मदर टंग हिंदी है तो हमें हिंदी भी आती है, और हमें इंग्लिश का भी ज्ञान है तो हम उसमें भी अपनी लिखावट को लिख सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम केवल भारतीयों की तरह ही लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राजा राव जी ने कहा कि हम अंग्रेजों की तरह नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मदर टंग है वो है हिंदी, मदर टंग हमारा क्या है, हिंदी है, और हम केवल भारतीयों की तरह ही लिख सकते हैं। हमारी अभिव्यक्ति का तरीका किसी दिन आयरिश या अमेरिकी लोगों की तरह विशिष्ट और रंगीन साबित होगा। जो हमारी लिखावट है, जैसे अंग्रेजों का पता है कि वो इंग्लिश लिखते हैं तो उनकी लिखावट बहुत अच्छी है, हम उनकी तरह नहीं लिख सकते हैं, हम उनकी कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजा राव जी कहते हैं कि हमारी जो लिखावट है ये आने वाले समय में क्या होगी, बहुत ही आयरिश तरीके से लोगों के बीच में विशिष्ट और रंगीन साबित होगा। तो स्वतंत्रता संग्राम क्या है, एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो यह शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसने पूरे देश को प्रभावित किया और साहित्यिक बिरादरी में राष्ट्रीय चेतना की भावना पर गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के सुस्पष्ट वर्णन से उन जागरूक जो भारतीय थे उनकी छवि भी क्या हुई, प्रस्तुति हुई, उनकी छवि भी इसमें प्रस्तुत हुई।
बच्चे ये चल रहा है आपका यूनिट फर्स्ट और हम इसमें देख रहे हैं एक एक उपन्यास को, एक एक नॉवेल को, एक एक राइटर को, जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आगे चलेंगे इसी क्रम में हम देखेंगे कि विचारों के अलावा लेखक अपनी बात को प्रचारित करने भी सक्षम थे। जैसे कि हमने बताया कि स्पष्ट वर्णन के उन जागरूक भारतीयों की छवि प्रस्तुत की जो अंग्रेजों के कठोर और यातनापूर्ण शासन से अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करना चाहते थे, और इन विचारों के अलावा लेखक अपनी बात को प्रचारित करने में भी क्या थे, सक्षम थे। अगर इसी वे में हम देखें तो देखेंगे कि हम ये जो हमारे हेल्प डे कुछ मोटिव थे, कुछ फिक्शन थे, कुछ इशू थे, और इसी में कुछ हमारा मैरिड बाई हॉनर्स भी था, कुछ पार्टीशियन भी था, कुछ लार्ज स्केल भी थे, कुछ इमेजिनेशन भी था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी था, कुछ मल्टी कल्चरल्स थे, कुछ सोशल रियलिज्म थे। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें आगे एक लेखक का क्या कहना है, वो अपनी क्या मति यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो जब हम इनकी दृष्टिकोण को देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा कि इनकी दृष्टिकोण जो थी, जिसे अंततः जनता को प्रेरित करना है ना, जनता को प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना, इन सारी चीज़ों में मदद करता था। ये किसका कहना था? ये अभी बात चल रही है राजा राव जी की। किसकी बात चल रही है? अभी भी बात चल रही है राजा राव जी की। ये इन्हीं का मत था, राजा राव जी का। और राजा राव जी कहते हैं कि इस प्रकार धार्मिक सौंदर्यवाद पर निर्धारण से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चिंताओं को क्या दिया जा सकता है? जन्म दिया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने की भव्य उपलब्धि को पूरा करने की खुशी 1947 के भयावह और दर्दनाक, यानी कि जो 1947 में जो दर्दनाक विभाजन हुआ था, अचानक क्या हो गई? धूमिल हो गई, यानी कि धूमिल हो गई। और बड़े पैमाने पर पलायन, लापरवाह, लूटपाट जैसे निर्दयी, नरसंहार जैसे भयावहता, दुख परिणाम और विभाजन को लेखकों ने अपने अपने कार्यों में क्या किया था? चित्रित किया था, जिसने पाठक की रुचि और कल्पना को आकर्षित किया था। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास जैसे वैश्विक साहित्य परिदृश्य में अपनी छाया को छोड़ दिया था। पूर्व पश्चिम संघर्ष के अगर हम बात करें तो उसमें बहुसंस्कृतवाद, सामाजिक यथार्थवाद, लैंगिक मुद्दे, मानव स्वभाव का हास्य, पहली परिस्थिति और चिंताएं, जादुई यथार्थवाद, प्रवासी लेखन, इसी तरह के अन्य विषय स्वतंत्रता के बाद लेखकों के विषय में बनाया गया। और बच्चे अगर हम चलते हैं, अब हम देखेंगे इसमें कुछ सरोजिनी नायडू ने भी अपने मत को प्रदर्शित किया है, और इसमें कुछ भावनी भट्टाचार्य जी भी हैं जिन्होंने अपनी कुछ मत बताई है, और हम सबको एक एक करके देखेंगे। अगर हम कहें कि भारत में विशेष रूप से जो अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच में अंग्रेजी के एक दुर्लभ विशेषाधिकार और लोकप्रियता प्राप्त हो रही है, मानव के मन में सामने आने वाली परस्पर विरोधी दुविधाएं और मुद्दों को आकार देने के लिए लेखकों द्वारा इसी का प्रयोग क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। यह निश्चित रूप से लेखकों की अंतर्निहित प्रतिभा को क्या करता है? अभिव्यक्त करने का एक सुविधाजनक माध्यम बन गया है। इसके अलावा भारतीय अंग्रेजी लेखक का इसका प्रयोग अत्यंत सहजता के कारण ही विदेशी भाषा में महारत क्या है हासिल करने की व्यक्ति की जो होती है वो चेतना अनिश्चित कर दी गई है। अगर हम और बात करें इसी में, जो भारतीय अंग्रेजी लेखक यानी कि जो चेतना होती है उसको अनिश्चित किया गया, और उसकी विशालता, जीवंतता और पूरी तरह से इसको प्रमाणित किया गया, लेकिन किसके? भारतीय अंग्रेजी लेखक के द्वारा, भारतीय अंग्रेजी लेखक के द्वारा। अगर हम और बात करें इसी में, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते चलेंगे और हम यूनिट 1 को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम बात करें अंग्रेजी में जो है वो भारतीय लेखन ने देश विदेश में अपना क्या किया? अपार प्रशंसा किया। पहले इसी का माध्यम था, लेकिन हम भारतीयों ने उसमें बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। देखेंगे कि अंग्रेजी में जो भारतीय लेखन ने देश विदेश में अपार प्रशंसा अर्जित की है और अब अपने पूरे शबाब पर हैं। इस पर एक नया रास्ता, जैसे एक नई दृष्टि गढ़ी गई है, एक ऐसी दृष्टि जो अटूट विश्वास और आशा को और अपनी परंपरा को, अपनी रीति रिवाजों को आदि से क्या करता है? परिपूर्ण करता है। अगर हम अंग्रेजी का कथा साहित्य के बारे में बात करें, अंग्रेजी की जो कथा साहित्य है उसके बारे में बात करें, तो जो हमारे भारतीय दिग्गज हैं उनकी रचनाओं में गहराई से उतरते हुए मिलेंगे, तो हमें पता चलेगा
कि उनकी जो रचना है, यानी कि जो हमारे भारतीय दिग्गज है उनकी जो रचना है, जैसे अंग्रेजी साहित्यिक पैटर्न की नकल नहीं बल्कि विषय, यानी कि जो अंग्रेजों का साहित्य पैटर्न था उनका नकल नहीं किया है हमारे जो भारतीय दिग्गज थे, उन्होंने किया है कि अपनी विषय पर अपनी भावना को दोनों ही दृष्टि से अत्यंत मौलिक और ज्ञान का क्या है गहन भारतीय ने अपना अध्ययन किया। और उन्होंने क्या किया, साहित्य को उसी तरह एक नया आकार दिया जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने अपने अपने देशों में अपने साहित्य का विकसित किया था। तो हमारे जो भारतीय दिग्गज थे उन्होंने क्या किया कि किसी भी कंट्री का नकल नहीं किया, अपनी भावना से, अपने अंतर्निहित मन से, अपनी दृष्टि से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसमें अपना क्या योगदान दिया है और इनका कौन से सन से, यानी कि कौन से सन में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से लेकर के 1941 मतलब इनका ये जीवन काल है और वो मृत्यु काल है 1941। ये सेलिब्रेटेड नाम थे, स्पेयर थे और इनका जो कार्य था वो इंग्लिश लिटरेचर में ही था। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव जीनियस ह्यूमन पर्सन थे और इनके बारे में अब हम आगे देखते हैं। अगर हम बच्चों बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो हम देखेंगे कि भारतीय अंग्रेजी जो साहित्य है, जो हमारा भारतीय अंग्रेजी साहित्य है वो कितने साल पुराना है। तो हम बात करेंगे कि 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष, यानी कि जो श्री अरविंद जी थे, यानी कि अरविंद इन शताब्दियों में क्या किए थे, अपनी शाखाओं को फैलाते हुए एक विशाल और ओक के वृक्ष की तरह खड़े हुए कुशल लेखक और शिल्पकार के रूप में अरविंद जी का योगदान रहा। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, जिस प्रकार से राजा राव जी का था, उसी प्रकार से इसमें अरविंद जी का भी था, यानी कि इनका नाम क्या था, अरविंदो। शिल्पकार के रूप में अरविंद जी ने क्या किया, निसंदेह रूप से एक कुशल और गुणवत्ता लेखक के रूप में काम किया। और अरविंद जी जो थे वो आध्यात्मिक रूप से इन्होंने एक अच्छी परिकल्पना की, किसके रूप में, मानवतावाद के रूप में। और अरविंद जी का कहना था कि जो दार्शनिक हैं वो मानव जीवन को शरीर और मन के रूप में, यानी कि शरीर है जो है, मन है, परामन है, उसके रूप में क्या किए, विकसित किए। अरविंद की प्रसिद्ध कृतियां, यानी कि अरविंद जी की अगर हम प्रसिद्ध कृतियों के बात करें तो वो द ह्यूमन साइकिल, अरविंद जी का मेन प्रसिद्ध, यानी कि फेमस अगर हम बात करें तो उनकी फेमस कृतियां क्या हैं, फेमस कृतियां उनकी हो जाएंगी द ह्यूमन साइकिल। और इसी में इनका एक और है, द ह्यूमन साइकिल के बाद है द आइडल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये दोनों मिलकर क्या किए, अरविंद के मानव के भविष्य की भावनाओं को, संस्कार का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया, जो कि भविष्य में एक शानदार क्या होती हैं, शानदार आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकाशित होती हैं। यह स्वतः सिद्ध होती हैं कि भारतीय अंग्रेजी नाटक अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर रहा है और अपनी एक परंपरा भी नहीं बना सका है, जिसके बारे में मैंने जिस प्रोफेसर का नाम लिया था अभी इसके पहले, यानी कि प्रोफेसर MKE नायक, है ना, MK नाइक जिनको कहा जाता है। वास्तविक अगर हम रंगमंच की बात करें इंडियन लिटरेचर में, तो वास्तविक रंगमंच में एक ऐसा सुदृढ़ नाटक, यानी कि परंपरा के अभाव के कारण ही भारत के अन्य स्थानों की तरह बंगाल में भी प्रारंभिक भारतीय अंग्रेजी नाटक का विकास छिटपिट रूप से हुआ, जो मुख्यतः गुप्त नाटक के रूप में हुआ और बाद में भी केवल श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने नाटक लेखन का पर्याप्त भंडार तैयार किया है। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे कि जिनका जो बहुत ज़्यादा योगदान है, सबसे पहले हमने नाम क्या लिया था, हमने कहा था कि राजा राव जी हैं, ये मसीहा हैं इंग्लिश लिटरेचर के, राजा राव जी हैं, R.K. नारायण जी हैं, R.K. नारायण जी हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओनली 1% की बात करेंगे तो देखेंगे कि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर और इन्हीं में हैं हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो नाट्य लेखन का पर्याप्त भंडार क्या किए हैं, तैयार किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो 1861 में हमने अभी बताया, 1861 में
अंग्रेजी साहित्य में इनका क्या है, एक प्रतिष्ठित नाम है। हमने अभी देखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1861 में पैदा हुए, फिर इनकी डेथ 1941 में हुई। और अगर इनके हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो बच्चों देखते हैं कि यह एक प्रतिष्ठित नाम था। इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रतिष्ठित नाम था, जो उनकी रचना को और उनकी प्रतिभा को बहुत ज़्यादा विस्तृत करती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत करती है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अगर साहित्यिक और समृद्ध विविध का हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर, ये एक ऐसी प्रयुक्त मृदे चित्त वाक्यांश है जिसको हम क्या करते हैं, बहुत ही उपयुक्त रूप से प्रयुक्त करते हैं, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। और इन्होंने अपनी एक काव्य जिसका नाम है गीतांजलि, जो 1913 में लिखा गया था, यानी कि अगर पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो काव्य है, अमर काव्य है, उसको कौन से सन में लिखा गया था, तो हम बताएंगे 1913 में। और क्या था उसका नाम, तो गीतांजलि बताएंगे। और इसी गीतांजलि की अगर हम बात करें तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला था, तो हम नाम लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगर बच्चों कहा जाए कि जो गीतांजलि है, गीतांजलि ये किसने लिखा था, गीतांजलि ये किसने लिखा था, तो हम नाम लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। फिर अगर हम कहेंगे कौन से सन में, तो आपको पता होना चाहिए 1913 में। और अगर कहा जाए कि गीतांजलि को 1913 में किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तब भी हम नाम लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद अगर हम बात करें कि एक सार्वभौमिक कवि, यानी कि एक सार्वभौमिक जो कवि हैं उनका नाम आता है, जैसे हम देखेंगे कि यह एक बहुत प्रतिभाशाली उपन्यासकार थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, और ये छोटी छोटी लघु कथाएं भी लिखते थे, संगीतकार भी थे, दार्शनिक चित्रण भी करते थे, शिक्षाविद भी थे, और सुधारक भी थे, आलोचक भी थे। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे। अगर हम लिटरेचर के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किया था, तो जीवन काल में कार्य करने की बात अगर हम देख लेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने गीतांजलि 1913 में लिखा, और 1913 में गीतांजलि 1913 में लिखा, और 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्होंने जीता। कौन से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और यह एक सार्वभौमिक कवि होने के साथ साथ प्रतिभाशाली टैगोर का उपन्यासकार, यानी कि इन्होंने उपन्यासकार, नाटककार, लघु कथाकार, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार, शिक्षाविद, सुधारक और आलोचक भी रहे। और उन्होंने हर क्षेत्र में अपने एक विशिष्ट स्थान को क्या किया था, अर्जित किया था। उनके उपन्यासों का परिवेश प्रतिनिधिक और चिंतनशील है। अगर हम बात करें कि पात्र स्वाभाविक, यानी कि यथार्थवादी, चिंतन और जीवंत है, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृत। इनके अगर हम सामाजिक, धार्मिक और संस्कृत की बात करें तो देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे थे। अब हम बच्चे चलते हैं कुछ आगे के टॉपिक पे और देखते हैं हम कि जो बंगाल की संस्कृति थी, इसी विभाजन में अगर हम देखेंगे कि बंगाल की जो संस्कृति थी वो उपन्यासों में क्या थी, बहुत ज़्यादा बखूबी से चित्रित किया गया था। अपने उपन्यासों के माध्यम से वे अपने युग की महिलाओं को कुछ समस्याओं को सामने लाते थे, जैसे विभिन्न सामाजिक परिवेशों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों का चित्रण करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, उसके कुछ उपन्यास जो है वो समाज के आधुनिक समस्याओं से संबंधित थे। उनमें कुछ रुचि परिस्थितियों के दबाव में पात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास पर केंद्रित थे, जैसे उनके नाम बंगाली और अंग्रेजी के दोनों भाषाओं जैसे कविताओं और नाटकों के लिए भी एक लंबी सूची को प्रदर्शित करता था, जिन्होंने क्या किया था कि दुनिया के महानतम लेखकों में स्थान दिलाया। अगर ये कहा जाए, आप देखेंगे कि ये जो उनके नाम बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविताओं और नाटकों की एक लंबी सूची जो बनी थी, जिन्होंने दुनिया के महानतम लेखकों में स्थान दिलाया था, वो किसके शब्दों में था, तो हम बताएंगे कि अयंगकर के शब्दों में था। किसके शब्दों में था, अयंगकर के शब्दों में। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे क्या हुआ, वे आधिकारिक एक महान व्यक्तित्व बनते गए। अपनी लहराती मणि और निष्कलंक श्वेत वस्त्रों से वे सचमुच
उपनिषद काल के महान ऋषियों की पंक्ति में थे और वास्तव में सचमुच एक त्रियक वास्तविकता के साक्षी तथा दूसरों को उसका मार्ग दिखाने वाले महान ऋषियों में से एक पंक्ति में थे। टैगोर ना तो पारंपरिक कथात्मक पद्धति का पालन करते थे। अगर टैगोर की बात ही चल रही है तो देखेंगे कि टैगोर जी जो थे वो पारंपरिक कथात्मक पद्धति का पालन करते हैं, ना ही वो जैविक परिणामकारी कथानक और जो उनकी संरचनाएं होती हैं उसके सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। वे अपने उपन्यास के माध्यम से जीवन की जो शैली होती है, समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं, जैसे क्रूर रीति रिवाज होते हैं, उस पर क्या करते थे, ध्यान केंद्रित करने का वो प्रयास करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि उनका उपन्यास जो था वो बहुत ही मनोरंजनकारी था। वो सबको उलझन में डालते थे, वास्तविक साहित्य को क्या करते थे, अपने निजी जीवन में लाके उसका आनंद लेते थे और दूसरों को भी आनंद लाने का मौका देते थे। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे कि टैगोर जी जो थे वो क्या करते थे, आपको पता है कि कथावाचक थे, यानी छोटी छोटी लघु कथाएं लिखते थे। उसी प्रकार से ये क्या करते थे, उपन्यास भी लिखे हैं और बहुत सारी उपन्यास हैं। अगर पूछा जाएगा आपसे, कभी कभी पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने अपने जीवन काल में कितने उपन्यास लिखे हैं, तो हम बात करेंगे कि वो 13 उपन्यास को लिखे थे। और देखेंगे कि इसमें से जो अंग्रेजी का अनुवाद किया गया था वो क्या था, द गोरा करके कुछ था। वेट मिनट, हम देख लेते हैं टैगोर जी ने क्या कहा गया था। अभी हमने बताया कि टैगोर जी अपने पूरे जीवन काल में कितने उपन्यास लिखे, 13 उपन्यास लिखे, जिनमें से 9 का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कितने का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, 9 का। और अनुदित कृतियां जैसे गोरा द होम एंड द वर्ड, 1910, द ब्रेक, 1920, विनोदनी, 1964 और कई अन्य, ये इनके उपन्यासकार का नाम है और ये इनका सन है, मतलब किस किस सन में कौन कौन से उपन्यास को लिखा है। आगे इसी क्रम में हम देखेंगे तो टैगोर ने अपनी पहली मौलिक नाट्य रचना वाल्मीकि प्रतिभा 1881 20 वर्ष की आयु में लिखी थी और कहा था कि उनकी रचनाएं क्रिया की नहीं बल्कि भावनाओं की लीला है जो अभिव्यक्त करने का प्रयास करती हैं। टैगोर के नाटकों में दार्शनिक और रूपात्मक विषयों का अधिक प्रयोग किया गया है। टैगोर के नाटक बंगाली साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके सभी नाटकों का वर्षों में बार बार मंचन और पुनर्व्याख्या भी की गई है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जैसे रक्तकारवी 1916 में, यानी कि 1926 में लाल ओलिएंडर करके था। और हम देखेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे वो एक लाल फूल का नाम, किसका नाम कहेंगे बच्चों, कि एक लाल फूल का नाम, जैसे यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो लोहे के पर्दे के पीछे क्या करता है, रहता है, जबकि उसकी प्रजा पर जरा सी भी बात क्रूरता और मौत का तांडव होता है, लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आपने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कि उन्होंने 13 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से 9 का क्या किया है, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और उन्होंने जो भी उपन्यास लिखे हैं कुछ उनके नाम हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं द गोरा होम एंड द वर्ड, ये 1910 में, फिर विनोदनी 1964 में, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि रचना वाल्मीकि जो हमारा 1881 में, और 20 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखा था, जब ये 20 ईयर के थे तभी लिखे थे। और बच्चे इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अब हम चलेंगे भावनी भट्टाचार्य के बारे में। भावनी भट्टाचार्य को देखेंगे हम, इसी क्रम में देखते देखते आए हैं। हमने देखा राजा राव को, हमने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर को, अब हम देखेंगे भावनी भट्टाचार्य को। अगर हम भावनी भट्टाचार्य की बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं कि 1906 में इनकी बर्थ हुई थी और 1988 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये इनके बर्थ को बताता है और ये इनकी डेथ को बताता है, यानी बी से बर्थ और डी से डेथ। अब भावनी भट्टाचार्य के अगर हम बात करें तो देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद में कि इन्होंने भी अपने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही योगदान दिया है और बड़ा योगदान दिया है। तो देखेंगे कि जो हमारे के एस वेंकट रमण जी हैं, है ना,
के.एस. वेंकट रमन, पहले हमारे राजा राव जी आए, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी आए, फिर उसके बाद में भावनी भट्टाचार्य जी आएंगे और भावनी भट्टाचार्य जी के साथ में ही के.एस. वेंकट रमन जी आएंगे। अगर के.एस. वेंकट रमन जी की हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि 1892 में इनका बर्थ यानी कि इनका जन्म हुआ था और 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। तो हम इसी क्रम में देख लेते हैं के.एस. वेंकट रमन को। पहले हम के.एस. वेंकट रमन को देखेंगे, फिर हम भावनी भट्टाचार्य को देखेंगे। तो के.एस. वेंकट रमन जी को हम देख लेंगे जरा सा एक सरसरी नज़र में। के.एस. वेंकट रमन 1892 में बर्थ और फिर 1952 में इनकी डेथ। तो स्वतंत्रता पूर्व युग के एक इंडो इंगोलियन लेखक हैं। कैसे लेखक हैं? इंडो एंग्लियन लेखक हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के व्यापक प्रभाव पर शानदार ढंग से ध्यान केंद्रित किया है। वे एक उपन्यासकार हैं, एक लघु कथाकार भी हैं। जैसे लघु कथाकार में अगर नाम आता है तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जान सकते हैं। उन्होंने भारतीय समाज की अधिरचना की मूलभूत इकाई के रूप में एक आत्मनिर्भर, नैतिक और आर्थिक रूप से एकीकृत ग्राम समुदाय की गांधीवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उपन्यास की केंद्रता को बुना है, यानी कि उसको बनाए रखा है। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो के.एस. वेंकट रमन जी हैं उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, तो आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 13 लिखे हैं, 9 का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेकिन के.एस. वेंकट रमन जी की बात करेंगे तो उन्होंने मात्र केवल 2 ही उपन्यास लिखे हैं। जैसे मुरुगन द टिलर यानी कि 1927 में, और दूसरी अगर हम बात करेंगे कंदन द पैट्रियट यानी कि 1934 में। और उनका लघु कथा संग्रह जो था वो जटाधरण और अन्य कहानियों से परिचित था, जो लिखा गया था 1937 में। अब हम बच्चे चलते हैं भावनी भट्टाचार्य की तरफ। भावनी यानी कि जो हमारे भवानी भट्टाचार्य हैं, इंग्लिश में इनको भावनी बोलते हैं और हिंदी में इनको भवानी भट्टाचार्य। अगर इनके हम जन्म की बात करें बच्चों तो भवानी भट्टाचार्य जी जो हैं वो 1906 में पैदा हुए थे, यानी कि उनका जन्म जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। और उनकी मृत्यु अगर जो हम कहेंगे उनके मरण की बात करेंगे तो 1988 में हुआ था। ये भी क्या थे? इंडो एंग्लियन लेखक थे और बहुत ही पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकार में से एक थे। इनके भी जीवन की एक ही पारदर्शी और सकारात्मक दृष्टिकोण थी, जिनमें उपन्यास को कलात्मक रूप से खोजा जाना और उसको अभिव्यक्त करना। इनका भी मानना था कि उपन्यास एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। उनकी कहानियाँ सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से क्या होनी चाहिए? भरपूर होनी चाहिए। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं कि जो भवानी भट्टाचार्य जी हैं, इनका डी.ओ. भी तो आपने देख लिया, डेथ भी देख लिया, और ये कैसे लेखक थे तो हम बताएंगे कि इंडो एंग्लियन लेखक थे। और ये कौन सी पीढ़ी से? तो ये पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकार थे। पारदर्शी और सकारात्मक से इनकी जो थी वो दृष्टिकोण थी। और ये क्या करते थे? इन्होंने बताया कि कहानियाँ जो हैं वो सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों से क्या होनी चाहिए? भरपूर होनी चाहिए। इनका मानना था कि जो इंग्लिश की स्टोरीज़ हैं, जो इंग्लिश के लिटरेचर हैं, वो किस तरह से होने चाहिए? एक सामाजिक उद्देश्य उसमें छिपा होना चाहिए। उसकी जो कहानियाँ होती हैं वो सामाजिक होनी चाहिए, ऐतिहासिक होनी चाहिए और सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों से भरपूर होनी चाहिए। अक्सर इनको लगता था कि जो कड़वे विभत्स होते हैं वो उन्होंने 1943 यानी कि बंगाल का जो अकाल हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय, उसके विभाजन की त्रासदी में गरीबी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता, अंधविश्वास, शोषण, लालच आदि, यानी कि जो गरीबी थी, भ्रष्टाचार हुआ था यानी बंगाल विभाजन में, उसमें जो अज्ञानता था, उसका जो अंधविश्वास था, जो शोषण था, जो लालच था और उसकी जो मतलब तमाम बुराइयाँ थी, वो क्या था? एक बहुत ही सामाजिक बुराई थी। और इनका मानना था कि जो एक कलाकार होता है, कलाकार का सत्य यह है कि सामाजिक यथार्थ से उसको अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। एक कलाकार को हमेशा सामाजिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था, यानी कि भवानी भट्टाचार्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले 6 उपन्यासों में भ्रष्टाचार्य ने क्या किया था, अपने इस भवानी भट्टाचार्य जी ने क्या किया था, भ्रष्टाचार को हटा करके संस्कृति की विभिन्न कोणों को चित्रित किया था। भवानी भट्टाचार्य जी ने सारी बुराइयों को, सारे भ्रष्टाचारों को, सारे अज्ञानता को, सारे अंधविश्वास को हटा करके संस्कृत के विभिन्न कोणों को क्या किया था, इस इंग्लिश लिटरेचर में चित्रित किया था। उनके पहले 5 उपन्यास थे जैसे विश्वव्यापी ऐतिहासिक घटनाओं में से परिक्षेप में भारतीय सामाजिक बोध पर आधारित थे, जबकि छठा उपन्यास जो था उनका वो भारत और अमेरिका के हवाई द्वीप दोनों में से स्थित थे।
जो आध्यात्मिक खोज के लिए विषय रूप से परिचित भी थे। और देखेंगे हमने यही देखा, हमने अभी तक क्या देखा बच्चों, कि हमने बताया कि इनका जो पहले का 5 उपन्यास था वो विश्वव्यापी था, ऐतिहासिक घटनाओं में परिक्षेप भी था, भारतीय सामाजिक बोध पर आधारित भी थे, जबकि छठा उपन्यास इनका क्या था, भारतीय के अमेरिका के हवाई द्वीप में दोनों में स्थित था, यानी अमेरिका और हवाई द्वीप दोनों में स्थित था, और आध्यात्मिक खोज के विषय से भी संबंधित था। उनके उपन्यास जैसे सो मेनी हंगर्स है ना, इनका उपन्यास जो मोस्ट फेमस था, सो मेनी हंगर्स, म्यूजिक फॉर मोहनी जो 1952 में, और सो मेनी हंगर्स जो था वो 1947 में हुआ था। ही रूट्स राइडर ये 1955 में हुआ था। ही रूट्स राइडर ये 1955 में हुआ था, इन्होंने 1955 में किया था। अब आगे हम बात करेंगे भवानी भट्टाचार्य के बारे में ही। भवानी भट्टाचार्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हमने बताया द गॉड्स नेम गोल्ड इन्होंने 1960 में किया था, द शैडो फ्रॉम द लद्दाख यानी कि 1966 में, और ड्रीम ऑफ हवाई 1978 में। ये इनके सारे उपन्यास थे। स्वतंत्रता के बाद अगर भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से जो प्रगति कर रहा है हाल के दिनों में, उसमें हम देखेंगे सराहनीय आर्थिक विकास हुआ है, जबकि उपन्यास उस दौर की कड़वी और मीठी सच्चाइयों को समेटते हुए युग की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने का एक प्रभावी माध्यम है, और साबित भी हुआ है। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के इस व्यापक की अगर हम बात करें, इस प्रसार की बात करें, तो यह क्या है, पश्चिम श्रेय द्वारा उपनिवेश का एक राष्ट्रीय साहित्य में अचानक बढ़ती हुई रुचि को दिखाता है। अगर हम बात करें कि शुरुआत में जो भारतीय अंग्रेजी कथा में साहित्य की जबरदस्त वृद्धि हुई थी, कैसी वृद्धि हुई थी, जबरदस्त वृद्धि हुई थी, तो वो वृद्धि थी साहित्य की सभी विधाओं में लेखन की गति का मिलना ही विधाओं की वृद्धि हुई। विशेष रूप से अगर हम भारतीय उपन्यास में जैसे भारतीय लेखन के जो दिग्गज थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी हमने देखा है, और R.K. नारायण जी हैं, मुल्कराज आनंद जी हैं, और इसी क्रम में राजा राव जी भी हैं, सारे लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अभी हम देख लेंगे इसमें हम देखते हैं कि जो साहित्य की सभी विधाओं में लेखन की गति मिली है, विशेष रूप से जो भारतीय उपन्यास हैं, जैसे भारतीय लेखन के दिग्गज, भारतीय लेखन के अगर हम दिग्गज करेंगे, मोस्ट पॉपुलर की बात करेंगे, तो देखेंगे कि राजा राव जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, R.K. नारायण जी हैं, मुल्कराज आनंद जी हैं, और उनके जैसे लेखकों के पारंपरिक लेखन शैली को भी बढ़ावा दिया गया। अगर बच्चे हम इसी क्रम में बात करते हुए चलते हैं तो देखेंगे हम समकालीन और आधुनिक युग के बारे में। समकालीन और आधुनिक युग के योद्धाओं के जैसे सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ और कई अन्य ऐसे नाम शामिल हैं जो भारत की उभरती हुई आधुनिक आवाज की ताकत को स्पष्ट करते हैं और उनको प्रमाणित करने का भी काम किए हैं, जिसमें एक प्रफुल्लित कलाकार की जीवंतता और ऊर्जा के साथ साथ उपन्यास लेखन के नए नए रास्ते तलाशने और उसके प्रयोग की जाने की बेजोड़ संकल्पना भी की गई थी। अगर हम देखेंगे बच्चों कि जो सलमान रुश्दी जी थे वो अरुंधति राय यानी कि अरुंधति राय, मीना, अलेक्जेंडर, अनीता नायर और एक थी झुम्पा लाहिड़ी, इनका नाम बहुत अच्छा है, झुम्पा लाहिड़ी जैसे कई समकालीन उत्तर औपनिवेशिक लेखकों ने औपनिवेशिक अंग्रेजी को की प्रक्रिया क्या ही बहुत ही निवेशीकरण रूप से शुरू की थी। और अगर इसी क्रम में हम बात करते हैं तो देखेंगे कि जो भारत की विशिष्ट शैली थी, जो भारत की बहुत ही विशिष्ट शैली थी, उसके विचारों को, उसके संवेदनशीलताओं को व्यक्त करने के लिए इस इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग किया गया है या इस्तेमाल किया गया है। और हम देखेंगे बच्चों की गांधी जी का भी इसी में थोड़ा सा नेतृत्व है, और गांधी जी का भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी, आप सभी को पता ही होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे। एक स्वायत्त स्वतंत्र देश की आवश्यकता ने रचनात्मकता के विस्फोट को जन्म दिया है, जिसने जनता जैसे अंग्रेजों को भारत की धरती से क्या किया था, खदेड़ने के लिए आह्वान किया। इस प्रकार की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही धाराओं में उपन्यासों का बोलबाला रहा है अभी तक। और हम देखेंगे बच्चों जो हमारा लास्ट चल रहा है
लास्ट में हम देख लेंगे, 1-2 पेज और बचा है, उसके बाद में फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो देखेंगे जो क्षेत्रीय साहित्य में ऊर्जा का जो विस्फोट था वो भारतीय अंग्रेजी की जो कथा साहित्य थी वो जीवंतता और दायरे को परिष्कृत करने का काम था और उसको बढ़ाने का भी आधार था। जब हम परिष्कृत करेंगे, बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, एक आधार तैयार हो जाता है। और जब आधार तैयार होता है तो हमें पता है कि स्वतंत्र आंदोलन का जो राष्ट्रीयवादी चेतना है उसके दोहरे संयोजन से उपन्यासों के प्रवाह को काफ़ी बढ़ावा मिला, उसको प्रोत्साहन दिया गया, जिनमें मातृभूमि की प्रति प्रेम मूल था और इसने जनता में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने का भी काम किया है। अगर हम देखेंगे कि राजा राव की जो कंठपुरा हमने 1938 में, के.एस. वेंकटरमण की कंदन द पैट्रियट 1934 में, मुल्क राज आनंद की अनटचएबल यानी कि 1935 में, कुली 1936 में, द स्वॉर्ड एंड द स्किल 1942 में, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न विषयों के इर्द गिर्द ये क्या करती रही हैं, हमेशा घूमती रही हैं। स्वतंत्रता भारत के बाद भी स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके कारणों से, उसके परिणामों से शामिल करते हुए कई उपन्यासों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसी श्रेणी के उपन्यास में नयनतारा भी हैं और सगल जी की टाइम टू बी हैप्पी भी है। यहाँ पे देख लेंगे हम कि ये जो जितने भी उपन्यास आपने देखे इसके आंदोलन के कारण से जो भी हुआ, ये नयनतारा जी की शैगल है ना, नयनतारा सहगल जी की टाइम ऑफ द हैप्पी जो 1952 में, ख्वाजा अहमद अब्बास इंकलाब जो 1955 में, आर के नारायण की वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में ही शामिल हुई थी। यानी कि अगर हम बात करेंगे ख्वाजा अहमद अब्बास की इंकलाब 1955 में और आर के नारायण की वेटिंग फॉर द महात्मा यानी कि 1955 में ही दोनों एक साथ शामिल की गई थी। इसी क्रम में हम देखेंगे कि मुल्क राज आनंद, राजा राव और आर के नारायण जैसे 3 उपन्यासकार ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, अपने प्रचुर रचनाओं को अनूठी और साहित्यिक शैली से, जैसे देखेंगे कि मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर के नारायण जैसे 3 उपन्यासकार ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्रचुर रचनाओं और अनूठी साहित्यिक शैली से भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य को स्थिर और सुदृढ़ बनाया था। विलियम वाल्स के उपयुक्त लेखकों के बारे में ठीक ही कहा गया है, जैसे कि न वो केवल अपने काम के लिए बल्कि इस विधा के प्रवर्तक के रूप में भी प्रतिष्ठित थे, क्योंकि उन्होंने ही इस क्षेत्र को परिभाषित किया जिसमें अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास को संचालित होना था, इसके पात्रों और विषयों के बारे में। तो देखेंगे बच्चों कि हमने थोड़ा थोड़ा क्रम से करते हुए सारे उपन्यास को, सारे ईयर्स को, किसने किस उपन्यास को लिखा था, कितने उपन्यास लिखे थे, सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। और थोड़ी सी बची है लास्ट में, तो हम देख लेंगे कि इनका जो पात्र था, जो विषय था, पहले ये क्या करते थे, अपने मॉडल को तैयार करते थे, फिर उस पर तर्क करते थे, फिर अपने आप को क्या करते थे, इसमें संस्करण को प्रस्तुत करते थे। अगर हम बच्चे मुल्क राज आनंद की बात करें, मुल्क राज आनंद को, तो मुल्क राज आनंद को हम देखेंगे कि ये 1905 यानी कि 1905 में ही इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कि अधिकांश उपन्यास समाज की असमानता और कम भाग्यशाली लोगों की कठिनाइयों को उजागर करते हैं। ये मुल्क राज आनंद की बात करते हैं। अनटचएबल यानी कि इनका जो उपन्यास था उसका नाम क्या था, अनटचएबल, 1935 में इन्होंने लिखा था। कुली को लिखा था इन्होंने 1936 में, द विलेज को लिखा था इन्होंने 1939 और द प्राइवेट लाइफ ऑफ द एन इंडियन प्रिंस इन्होंने लिखा था 1953 में, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और ये कैसे थे, तो करेंगे कि ये मार्क्सवादी विचारधारा में समाज में विद्यमान बुराइयों को संबोधित करती हैं। इनके जो उपन्यास हैं जैसे अनटचेबल, कुली, द विलेज और द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये मार्क्सवादी विचारधारा में समाज में विद्यमान बुराइयों को संबोधित करते हैं। बाद में हम देखेंगे बच्चे, इसी क्रम में थोड़ा सा और बचा है, इसमें आप देख लेंगे एक मस्ट और हैं जो मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद और आर के नारायण दोनों को हम एक साथ में देख लेते हैं, मुल्क राज आनंद और आर के नारायण जी को। मुल्क राज आनंद और आर के नारायण, अगर हम मुल्क राज और आनंद और आर के नारायण जी की बात करें बच्चों, तो हम देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था 1905 में, वो आपने देखा ही, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2000 में हुआ था। राजा राव का 1909 में हुआ था। और ये क्या, दोनों क्या थे, भारतीय लेखन की त्रिमूर्ति बन गए थे। अगर कभी कभी पूछा जाता है
कि इंग्लिश लिटरेचर में त्रिमूर्ति कौन है, तो मुल्कराज आनंद का नाम आता है और आर के नारायण जी का नाम आता है। इन 3 महान लेखकों के बारे में बोलते हुए किसने कहा था, वाल्स ने। किसने कहा था बच्चों, वाल्स ने कहा था कि ये 3 लेखक ही थे जिन्होंने उस क्षेत्र को परिभाषित किया जिसमें भारतीय उपन्यास के कार्य को करना था। उनकी मान्यताओं को स्थापित किया, उनके मुख्य विषय के रेखाचित्र को बनाया, इनके पात्रों के प्रथम प्रतिरूपों को मुक्त कर दिया था, इसके विशिष्ट तर्क को भी इन्होंने विस्तृत किया था। और अगर हम देखेंगे कि उनमें जो एक प्रत्येक ने कहा कि जो सहज स्वाभाविक मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जो ब्रिटिश विरासत की अस्पष्टता को अप्रभावित करता था, उनकी भाषा ब्रिटेन के धुंधले स्वाद से क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी और क्रूर ताप और चमकदार प्रकाश के एक बिल्कुल नए परिवेश में स्थानांतरित हो गए थे। और देखेंगे जो 80 का दशक था वो कैसा था, इसी इंग्लिश लिटरेचर में हम देखेंगे कि जो 80 का दशक था वो कैसा था। 80 का दशक जो था वो रचनात्मक लेखक की अचानक आई हुई भावना की एक बहुलता के प्रति जागरूकता की भावना को दर्शाती थी, और यह पूर्व और पश्चिम यानी दोनों से क्या करती थी, संघर्ष करके ऊपर उठकर एक नए उत्तर औपनिवेशिक भारत को उसके विस्तृत और विकसित दोनों दृष्टिकोण से साथ चित्रित करता था। और मूलतः अगर हम परंपरा की इसके बात करते हैं तो देखते हैं कि आधुनिकता का यह मिश्रण था। ये दोनों जो थे यानी कि पूर्व और पश्चिम का जो संघर्ष ऊपर से उठकर आ रहे थे, ये दोनों आधुनिकता के मिश्रण थे या नई पीढ़ी के महानगरीय दृष्टिकोण को प्रकट करते थे, जो विरासत में मिले हुए पारंपरिक मूल्यों आत्मसात विदेशी संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास करता था। और अगर हम देखेंगे बच्चों तो उपन्यास का जो उपचार और तकनीकी, इसका जो पार राष्ट्रीय, पार महाद्वीप, इसमें कार्य किसका था, तो हम देखेंगे सलमान रश्दी का था, अमिताभ घोष जी का था, उपमान्य चटर्जी जी का था। ये ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उनकी रचनाएं नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने आने वाली बाधाओं को गहराई से दर्शाती हैं, जो कई बार वास्तविकता को कठोर चित्रित करती है। इन लेखकों ने उत्तर औपनिवेशिक भारत की परिवर्तित धाराओं को पुनः प्राप्त करने के साहसिक प्रयास किए हैं और क्रांतिकारी तथा तकनीक के प्रयोग में अंग्रेजी में भारतीय कथा साहित्य के लेखकों के बीच उनका स्थान भी ऊंचा किया है। लास्ट में हम देख लेंगे सलमान रश्दी जी को, उसके बाद हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सलमान रश्दी की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि 1947 में इनका जन्म हुआ था और जन्म के पालन पोषण कहाँ हुए थे, इनका पालन पोषण कहाँ किया गया था, तो आज का मुंबई और कल का बम्बई, यहाँ पे हुआ था। बाद में वे उच्च शिक्षा के इंग्लैंड लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, और इस प्रकार भारत में उनकी जड़ें और जो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा दोनों क्या हुए थे, विदेश में मिले थे। और विदेशी शिक्षा को प्राप्त यानी कि उच्च शिक्षा को जब प्राप्त कर लिए तो उनके अनुभव इस लेखक के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका को निभाई थी। उनके उपन्यास जैसे मिथकों, प्रतीकों और रूपांकन तीनों से क्या था, भरपूर था। और इनका एक सर्वश्रेष्ठ अगर हम उपन्यास की बात करें तो जिसका नाम था मिडनाइट, आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिल रहा होगा मिडनाइट, यहाँ पे है मिडनाइट चिल्ड्रेन इन्होंने कब लिखा था, 1981 में। मिडनाइट चिल्ड्रेन की अगर हम बात करें बच्चों तो देखेंगे कि 1981 में इनके आगमन में क्या किए थे, भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य की आत्मसंतुष्टि की नींव को क्या कर दिए थे, हिला दिए थे। और रश्दी द्वारा जो प्रयुक्त भाषा थी वो कहती थी, भाषा शैली, विषय वस्तु और कथात्मक उपन्यास लेखन की महाद्वीपीय पद्धति की बहुत कम परवाह करता था। अविश्वसनीय पहचान है कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो 1981 वेट मिनट जो रश्दी जी का फेमस उपन्यास है उसको हम कह सकते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 तीनों भागों वाला उपन्यास है। और कथा में इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर इसे स्वतंत्रता पूर्व विभाजन और स्वतंत्रता पश्चात के पात्रों में विकसित की कहानियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी रचनाओं में प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है, उनकी कल्पनाओं का भरपूर प्रयोग किया गया है। और लास्ट में हम अब अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि जो भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार हैं
जो भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे भारतीय उपन्यासकार जी हैं वो क्या किए थे कि अंग्रेजी का जो कथा साहित्य था उसकी गुणवत्ता को, उसकी मात्रता को बढ़ाने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए, यानी कि उसकी महत्वपूर्णता को निभाने की यहाँ पे भूमिका दी गई है। उन्होंने क्या किया था, अपने उपन्यासकारों में स्त्री दृष्टिकोण और नारीवाद आयामों का भी समृद्ध किया है। इन समृद्ध योगदानों में उपन्यास को विवेचित मुद्दों के दायरे में बहुत ही व्यापक बनाया है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, हमने आर के नारायण जी को देखा, उसके बाद में हमने राजा राव को देखा, भवानी भट्टाचार्य जी को देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देखा। तो एक ही क्लास में हम सारे यूनिट को ख़त्म किए हैं। यूनिट 1 का जितना भी टॉपिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरीके से बने रहिए SKVP के साथ, जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको इंग्लिश यानी कि BA इंग्लिश, MA इंग्लिश और BSc MSc की मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी और ऑल सब्जेक्ट जो भी हैं उसकी भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में और यूनिट 2 के साथ मिलेंगे। यूनिट 2 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 की बात हम करेंगे बच्चों। यूनिट 2, अगर हम यूनिट 2 की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट के बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उसके थीम के बारे में जानेंगे, तो हम ये यूनिट 2 में बात करेंगे, है ना, यूनिट 2 में बात करेंगे और यहीं पे हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट बच्चों। हमारी क्लास कंप्लीट होती है और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप इसको एक एक करके देख भी सकते हैं। आप पहले इंग्लिश को रीड करेंगे, फिर इसके हिंदी को भी आप बहुत अच्छे से समझ, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इसका PYQ भी कर लेंगे, इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिर तो अपना आप लोग राय ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे PYQ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लास आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड सेशन में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चे बस हो गया, यहीं पे अपनी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए सभी लोग।